Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. आज हम पढ़ेंगे बेटा कैपेसिटीज ऑफ लंग्स। प्रीवियस क्लास हम पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ लंग्स। आज क्या पढ़ेंगे हम? कैपेसिटी ऑफ लंग। और आपका जो वॉल्यूम था ये कितना टाइप का था? आपका 4 टाइप का था। और कैपेसिटीज जो है आपका 5 टाइप्स का है। ठीक है, आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है बेटा ये कितना टाइप का है? 5 टाइप का। क्या क्या है बस आपको नाम में बता दे रहा हूँ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये आपका क्या है? कैपेसिटी है। तो पहले चलिए पहले देखते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब वो है कि आप नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ साथ, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। उसका साथ साथ हम कितना एडेड फोर्सफुली हम अपना लंग्स का कैपेसिटी में कितना फोर्सफुली हम एयर को भर पाएंगे। ठीक है, वो है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हम लिख सकते हैं ये आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है बेटा? ये आपका नॉर्मल जो वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम प्लस, ठीक है, आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू मैं आपको बता दूं, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 500 ml। ठीक है, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना होता है बेटा? 3000 to 3500। तो हम 3000 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो 3500 को लेके चलो, तो अगर मिला देंगे हम क्या हो जाएगा हमारा? 4000 ml है कि नहीं? कितना हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा? 4000 ml हो गया। ये आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है क्योंकि आपका जो इंस्पायरेटरी वैल्यू है 3000 to 3500 वेरी करता है। ठीक है, ये आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुआ। इस टाइप का आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ईएस, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईएस। ईएस कितना होगा बेटा? आप कितना फोर्सफुली जो आप एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद आप कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो वो होगा आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है बेटा? 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? आपका 1100 ml। तो अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16000 ml है कि नहीं? कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी 1600 ml, 1000 नहीं, कितना हो जाएगा? 1600 ml। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। एफआरसी कुछ नहीं है। एफआरसी क्या है हम जानते हैं ऑलरेडी। हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, जो कि रेसिडुअल वॉल्यूम वो कितना होता है बेटा? रेसिडुअल वॉल्यूम आपका वो होता है आपका 1200 ml है कि नहीं? 1200 ml आपका रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो उसका साथ साथ क्या होता है जब हम कुछ लंग्स में भी, ये तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये क्या है आपका? आप अगर इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो तभी भी आपका वॉल्यूम रहेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। उसका साथ साथ क्या होता है जब हम फोर्सफुली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं उसमें जो आपका एयर कुछ क्या होता है आपका लंग्स में रह जाता है। ठीक है, तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आपको क्या हो जा रहा है बेटा? रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो जा रहा है बेटा आपका? रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बेटा? सॉरी ये आपका ईआरवी होगा, ये आपका ईआरवी होगा, आईआरवी नहीं, ये ईआरवी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना हो रहा है? आपका 1200 ml क्या हो गया आपका? जो रेसिडुअल वॉल्यूम है तो 1200 ml प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा? 1200 ml प्लस आपका 1100 ml। तो कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 2300 ml आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया, एफआरसी। नेक्स्ट हम चलेंगे क्या बेटा? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वीसी, वाइटल कैपेसिटी में चलेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले पा रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुली वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुली, ठीक है, दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपना लंग्स में ले पा रहे हो वो क्या आपका बेटा? वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी को आपका रहेगा क्या क्या रहेगा आपका? आईआरवी रहेगा हाँ कि नहीं? क्या क्या रहेगा बेटा वाइटल कैपेसिटी में आपका? पहला तो आपका नॉर्मल जो वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम रहेगा, आईआरवी रहेगा, इंस्पायरेटरी जो वॉल्यूम रहेगा, ईआरवी रहेगा, एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम रहेगा हाँ कि नहीं? आईआरवी प्लस ईआरवी।
और आपका उसका साथ साथ क्या रहेगा बेटा, उसका साथ आपका इंस्पायरेटरी आपका क्या रहेगा, और आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रहेगा, हाँ कि नहीं, और क्या रहेगा उसका साथ साथ आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हो गया, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर्ड कैपेसिटी, और आपका प्लस रहेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हम सबको मिला देंगे तो कितना आ रहा है आपका, अगर हम सबको मिला देंगे तो आपका आ रहा है 4000 to 4500 ml आ रहा है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, जो कि आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और आपका ये जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, आपका ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपका क्या, यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम लिखे हैं टीवी प्लस IRV, तो ये आपका टीवी प्लस IRV को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा। तो इधर पे आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऐड नहीं होगा, ठीक है, बस आपका टीवी IRV प्लस ERV, तो आपका टीवी में और IRV मिलकर क्या हो जा रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो रहा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारे कितना हो रहा है, हम कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो रहा है बेटा, 4000 ml के आसपास हो रहा है कि नहीं, 4000 ml, और आपका जो रेसिडुअल वॉल्यूम आपका कितना हो रहा है, 1100 ml के आसपास आ रहा है, तो आपको वही 4000 तो 4800 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, आपको क्या आएगा, ये आपका वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, तो TLC में क्या होगा बेटा, सब कुछ ऐड हो जाएगा, टीवी, ठीक है, TLC में क्या क्या ऐड हो जाएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी IRV ERV और आपका RV ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका टीवी और आपका वाइटल कैपेसिटी और RV, ठीक है, टीवी तो आपका वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ रहा है, टीवी आ रहा है, IRV आ रहा है, ERV आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वाइटल कैपेसिटी कितना आ रहा है आपका 4500 प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इधर पे आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी शायद ऐड नहीं होगा, ठीक है, इधर पे आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड नहीं होगा, तो आपका टीवी IRV ERV प्लस वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, तो आपका वाइटल कैपेसिटी क्या हो रहा है, टीवी IRV और ERV आपका वाइटल कैपेसिटी पर रेसिडुअल वॉल्यूम अगर कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपका आएगा, वो आएगा आपका 5800 ml, ये वैल्यू को थोड़ा याद रखना, 5800 ml आपका क्या आएगा, आपका आएगा वो टोटल लंग्स कैपेसिटी। आपका NCERT में लाइन बाय लाइन दिया गया है, ठीक है, तो आपको ये ज़्यादातर आपका सबसे अच्छा है, उसको आप जब याद रखोगे उसका वैल्यू को लिख के तब जाके आपका ये अच्छे से याद रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस किसका साथ किसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है, और आप किसको मतलब आपका कौन सा क्या वैल्यू है, जैसे आपका IRV ERV का अगर वॉल्यूम आप याद रख दिए तो आपका ये सब चीज़ हो जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम तो याद ही है 500 ml, तो IRV ERV टाइडल वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, तब तो जाकर इंस्पायर्ड कैपेसिटी भी कर दोगे, एक्सपायर्ड कैपेसिटी भी कर दोगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी भी हो जाएगा। तो ये था आपका कैपेसिटीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे कैपेसिटीज़ के बाद अब हम देखेंगे क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे आपका जो डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, डिसऑर्डर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तब जाके ये आपका ख़त्म हो जा रहा है, ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ख़त्म हो जा रहा है, उसको हम देखेंगे। अब उसका साथ साथ थोड़ा बहुत मैं रेगुलेशन के बारे में बता दूं आपको रेगुलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूं तो आपको इजीली ये याद रह जाएगा। जो आपका रेगुलेशन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर का रेगुलेशन होता है बेटा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेगुलेशन हम कैसे, मतलब ये आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखो, अगर हम उसका ये में चलेंगे केमो रिसेप्टर तरफ, ठीक है, अगर हम उसका जहाँ पे चलेंगे बेटा केमो रिसेप्टर तरफ, तो ये दो टाइप का है, एक आपका सेंट्रल केमो रिसेप्टर और एक आपका पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। सेंट्रल केमो रिसेप्टर मतलब आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर मतलब ये आपका हार्ट का जो एरोटिक आर्च है उसमें होगा, ठीक है, कैरोटेड और एरोटिक जो आपका पार्ट है उसमें होगा। तो आपका दो टाइप का होगा केमो रिसेप्टर, एक आपका सेंट्रल केमो रिसेप्टर, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। तो सेंट्रल केमो रिसेप्टर हम देखते हैं, इधर चलिए दिखाता हूँ आपको, ये आपका क्या है बेटा, ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है,
ये आपका हाइंड ब्रेन है, ये आपका पोन्स है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका पोन्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। ये आपका पोन्स हो गया और ये आपका यहाँ पे आप पोन्स कर देते हैं तब जाके आपको इधर इजी लगेगा। आपका मिड ब्रेन है, ये आपका यहाँ से ऐसा मेडुला गया है, ठीक है। इधर आपका पोन्स कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया पोन्स हो गया। ये आपका इधर से गया है स्टिक लाइक का जो मेडुला है, जो कि आपका नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू किया है। तो आपका जो मिड ब्रेन के बाद जो आपको पोन्स आ रहा है, पोन्स में क्या है बेटा, आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। क्या है पोन्स में आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मतलब क्या कर रहा है, ये आपका इंस्पायरेशन को स्टॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन को स्टॉप कर रहा है। तो इंस्पायरेशन स्टॉप होगा तब जाकर तो एक्सपायरेशन होगा ना, तो इंस्पायरेशन को स्टॉप कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडुला। मेडुला में एक सेंटर है जिसका जो किसका काम करता है बेटा, जो कि काम करता है आपका रिदमिक रेस्पिरेशन का रिदम को वो मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, रिदम। मतलब आपका 1 मिनट में आपको मैं बता दें, पहले वीडियो अगर देखोगे मैं लिखा हूँ 1 मिनट में 12 to 60 टाइम्स हमारे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कितना बेटा, 12 to 60 टाइम रेस्पिरेशन होता है 1 मिनट में। तो ये जो मेंटेन जो कर रहा है रेस्पिरेशन को कितना बार होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अब हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आपका जो सेंट्रल में ये आपका एक हो गया उसका, ठीक है, सेंट्रल वाला पार्ट हो गया। तो आपका नेक्स्ट चलेंगे पेरिफेरल में, ठीक है। पेरिफेरल उसमें ये जो चीज़ हो रहा है बेटा कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कितना बार होना चाहिए, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है, जब आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तब आपको क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाँ कि नहीं। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जैसे ही आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जब आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आपका क्या होगा, तब आपका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाए तब आपको क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, हमको बाहर भेजना है, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, इन करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब आपका हाइड्रोजन आयन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और आपका टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है तब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तब जाके आपको बार बार सांस ले रहे हो। बार बार सांस ले रहे हो मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, सब एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज करने से क्या, बहुत बार आपका रेस्पिरेशन जो आपका 12 to 16 वो भी ज़्यादा हो सकता है, हाँ कि नहीं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है, जो आपका टिश्यू से क्या रिलीज आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता रहता है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, तब जाके आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है उसको कौन मेंटेन करेगा, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन मेंटेन करेगा बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसका साथ साथ क्या है आपका पेरिफेरल में कैसे हो रहा है, आप जानते हो हार्ट का जो आपका एक ऐसे एरोटा टाइप का है जिसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, उसमें आपका कुछ केमो रिसेप्टर रहता है। ऐसे आपका अटैच होकर क्या रहेगा बेटा, ऐसा केमो रिसेप्टर रहेगा। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बाई चांस में अगर आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ये आपका स्टिमुलेट कर देगा। और स्टिमुलेट कैसे करेगा, यहाँ पे आपका ऐसे कैरोटिड आर्टरी और आपका ऐसे जो आपका आर्च ऑफ एरोटा में, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिक आर्टरी में भी आपका ऐसे केमो रिसेप्टर है, वो तुरंत आपका ये कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जरूरत है, तब जाके उसमें सिग्नल कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो आपका ये चीज़ को ध्यान देना है आपको, इससे कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन था। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर का देखेंगे कैसे आपका वो हो रहा है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में पहला हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में हम पहला क्या देखेंगे बेटा, पहला हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में पहला देखेंगे अस्थमा। ये तो आप नाम सुने ही होंगे अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा से क्या होता है बेटा, आपका अस्थमा जो है ये क्यों होता है, उसका मेन रीजन है आपका एलर्जिक कंडीशन। किस लिए होता है बेटा, ये आपका मेन एलर्जिक कंडीशन। तो एलर्जिक कंडीशन कैसे होता है बॉडी में, वो चलिए वो थोड़ा चीज़ को देखते हैं। जब क्या होता है, कोई भी एक ये अगर आपका सेल है बेटा, तो सेल में क्या है, कभी मान के चलो बैक्टीरिया का इन हो गया, कोई भी एक बैक्टीरिया का इन हो गया, तो जैसे ही ये बैक्टीरिया का इन हो जाएगा सेल का अंदर, तब क्या होगा, हमारा सेल में क्या है बेटा, WBC वगैरह है कि नहीं। तो और एक सेल है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं, मास्ट सेल्स।
तो मास्ट सेल से क्या रिलीज आउट होगा, आपका हिस्टामाइन रिलीज आउट होगा। तो ये जो हिस्टामाइन है उसका रोल क्या है बेटा, हिस्टामाइन का ये क्या करता है आपका, ये आपका ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर क्या है बेटा, ये आपका ब्रोंकोडाइलेटर, सॉरी ये आपका क्या है बेटा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। और भासोडाइलेटर ये क्या है आपका, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या है, आपका जो ब्रोंकस है उसको क्या करेगा, इसे छोटा कर देगा, ठीक है, वो पाइप को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा। और भासोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देगा, वो क्या करेगा, आपका ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देगा। भासोडाइलेटर है और आपका क्या है, ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर भासोडाइलेटर जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है बेटा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर भासोडाइलेटर, चलिए देखते हैं। तो आपका जो जैसे ही आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर भासोडाइलेटर करेगा, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपका ब्रोंकस स्पाम हो जाएगा, ठीक है, आपका ब्रोंकस क्या हो जाएगा, स्पाम हो जाएगा। तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, मतलब आपका जो ब्रोंकस है वो जो आपका वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको हम क्या देंगे बेटा, एंटीहिस्टामिनिक देंगे। क्या देंगे, ड्रग्स एंटीहिस्टामिनिक। जैसे आप देखे होंगे, हम सिट्रीजिन वगैरह नाम सुने होंगे, हाँ कि नहीं, सिट्रीजिन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक क्या दिया जाता है बेटा, सिट्रीजिन वगैरह दिया जाता है। और जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपका ऐसा जो स्प्रे टाइप का रहता है, हाँ कि नहीं, ऐसा जो स्प्रे करते हैं वो भी दिया जाता है। और आपका न्यूबुलाइजर भी दिया जाता है, ठीक है, अस्थमा पेशेंट को। तो इस टाइप का आपका मेडिसिन होता है अस्थमा का। और आपका क्या होता है, ये सब हिस्टामिनिक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका अस्थमा के बारे में। उसका मेन रीजन है एलर्जिक कंडीशन। उसका साथ साथ क्या होता है, जैसे आपका मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होगा, उसका साथ हमारा एंटीबॉडी जो है IgE ये भी एक्टिव हो जाएगा। IgE क्या होता है, आपका एलर्जिक कंडीशन में से होता है, रेसेस वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है। तो एलर्जिक कंडीशन का मेन रीजन क्या है आपका, अगर देखा जाए तो हमारा जो आपका एलर्जिक चीज़ है, जो कि जिसमें आपका एलर्जी प्रोड्यूस होता है, एलर्जन जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या है, आपका पोलन ग्रेन हो सकता है, घर का डस्ट हो सकता है, ठीक है, घर का डस्ट, बाहर का जो डस्ट होता है वो होता है। बहुत लोग देखे होंगे जो तुरंत एलर्जिक हो जाता है, कैसे आपका डस्ट से एलर्जी हो जाता है, किसको स्मेल से एलर्जी होता है, बहुत जो हार्ड परफ्यूम होता है उसमें एलर्जी हो जाता है। तो पोलन डस्ट वगैरह, पोलन ग्रेन वगैरह, ठीक है, फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसमें भी बहुत लोगों का क्या होता है बेटा, एलर्जी कंडीशन आ जाता है। तो इस टाइप का हमारे क्या होता है, हमको ये सब चीज़ हमारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में पहला आता है अस्थमा। वो कैसे होता है, क्योंकि आपका जो जब जैसे ही आपका बैक्टीरिया इन करेगा मास्ट सेल से, मास्ट सेल रिलीज क्या करता है, हिस्टामाइन, बहुत एक इंपॉर्टेंट केमिकल है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कहाँ जाएगा, हिस्टामाइन आपका ये क्या करेगा, IgE जो है हमारा, ठीक है, एंटीबॉडी उसको एक्टिव करा देगा। और एलर्जिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्टामाइन क्या करेगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, भासोडाइलेटर हो जाएगा, पोलन डस्ट आएगा, पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन से क्या होगा, आपका ये अस्थमा कॉज हो सकता है। और आपको अगर ये ट्रीट करना है तो आपको एंटीहिस्टामिनिक देना है, जैसे सिट्रीजिन वगैरह, ठीक है। उसका साथ साथ आपका जो तुरंत रिलीफ के लिए आपका गैसियस जैसे आपका क्या जो देते हैं, ये क्या करता है, आपका तुरंत जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो गया है ब्रोंकोस उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तब आप आराम से फिर से सांस चलता है। तो इस टाइप का आपका सब रहता है। तो ये अस्थमा कंडीशन में ये सब दिया जाता है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन में पहला आता है अस्थमा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फाइस्मा और आपका COPD। क्या देखेंगे, एम्फाइस्मा और COPD। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। तो पहला देखेंगे एम्फाइस्मा, COPD सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एम्फाइस्मा ये सब क्यों होता है बेटा, इसमें क्या होता है एम्फाइस्मा, एम्फाइस्मा में क्या होता है, एम्फाइस्मा में आपका जो एल्वियोलर होता है, एल्वियोलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एल्वियोलर वॉल का क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्वियोलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जैसे आपका एल्वियोलर का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली लूज होगा, इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली क्या होगा, आपका लूज हो जाएगा, मतलब आपका जो इलास्टिसिटी जो है, ठीक है, एल्वियोली का, वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, एल्वियोलर वॉल क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्शन होगा। ये ज़्यादातर आपका क्यों होता है, स्मोकिंग करने के लिए। तो स्मोकिंग में क्या जाता है, निकोटीन वगैरह जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो स्मोकिंग करता है इसमें एम्फाइस्मा शो करता है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो एम्फाइस्मा स्मोकिंग कंडीशन में ज़्यादा होता है। उसका साथ साथ ये क्या करता है, कॉज करता है आपका COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ठीक है, COPD कॉज करेगा एम्फाइस्मा। और लास्ट में जो है आपका क्या है, आपका अगर मान के चलो कोई अगर एस्बेस्टस फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, जो लेबर लोग रहते हैं, और कोई सीमेंट फैक्ट्री में कर रहा है, इसमें क्या होता है, आपका छोटे छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल वो आपका लंग्स में जाते जाते वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, तब क्या होगा, आपका वो
जाके लंग्स में कुछ लंग्स ट्यूमर मतलब लंग्स में आपका कैंसर भी कॉज कर सकता है, लंग्स कैंसर, ठीक है। तो इस टाइप का आपका रहता है रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर। और अगर हम देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ इस तो निमोनिया होता है, नाम सुने होंगे आप निमोनिया। निमोनिया क्यों होता है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए होता है निमोनिया। टीबी नाम सुने होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है। इसका वजह से आपका होता है क्या? टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो कि आपका इसका ये वगैरह आ गया, टीका वगैरह आ गया है टीबी का। बीसीजी वैक्सीन जो हम देते हैं, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, टीबी कहाँ की नहीं, बीसीजी वैक्सीन। ये आपका एक एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होता है टीबी, ठीक है। यहाँ जब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे सेकेंड ईयर मेडिकल में सब आएगा, टीबी निमोनिया के बारे में पढ़ा जाएगा। और आपका क्या होता है बेटा? और हम आपका और एक डिजीज है पार्टूरेसिस करके, पार्टूरेसिस, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका लंग्स रिलेटेड है, पार्टूरेसिस, ठीक है। और आपका क्या है? और आपका है, हाँ बस इतना ही, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, पार्टूरेसिस हो गया, ठीक है। ये सब आपका। और एक आपका होता है कोरिनोबैक्टीरियम वो डिप्थेरिया, ये भी आपका वन टाइप ऑफ क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये भी आपका क्या करता है? ये भी आपका वन टाइप ऑफ मतलब लंग्स रिलेटेड है, ठीक है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया में कंफ्यूज हूँ उसके लिए, लेकिन ये तीन चीज़ होता है, निमोनिया, टीबी और पार्टूरेसिस। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के बारे में इतना आइडिया नहीं है, उसको मैं देख के आपको बता दूंगा। तो ये डिसऑर्डर का था रेस्पिरेशन का। क्या क्या हो गया बेटा? एम्फाइस्मा हो गया, आस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका? ये निमोनिया, टीबी और जो आपका जो आपका हाजार्ड जो रहता है, ठीक है, डिसऑर्डर हाजार्ड, जैसे आपका जो जिन लोग फैक्ट्री वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल वो उसमें आपका लंग्स कैंसर भी होने का चांसेस है। तो आज का ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन चैप्टर। आप पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ लो, फिर मेरा वीडियो को देख लो, अपना नोट बनाओ, उसका साथ मैं भी एक आपको नोट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।